हाय एवरीवन, सो लॉ ऑफ फोर्सेस में आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसके अंदर हम सभी फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इस पार्ट को समझना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का बैकग्राउंड मैकेनिक्स नहीं है ना। तो उन्हें समझने में दिक्कत होती है, तो दैट्स वाई मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत स्लोली समझाने की कोशिश करूंगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, यानी फोर्स के कंपोनेंट क्या मतलब है इसका। तो यार देखो, जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है, तो हमें ये पता लगाना है कि ये फोर्स किस तरीके से किसी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। उस इफेक्ट को जानने के लिए हम उस फोर्स को क्या कर देते हैं, स्प्लिट करते हैं, यानी उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। उन कंपोनेंट से हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर एंगल पे, वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो फोर्स किस तरीके से बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसीलिए हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने की जरूरत पड़ती है। तो लेट सपोज कि ये कोई मेरा एक बॉडी है, जिसके ऊपर मेरा ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ नाम का। तो अब ये फोर्स इस बॉडी के ऊपर पर्टिकुलर किसी एंगल पे एक्ट कर रहा होगा। लेट सपोज दिस इज थीटा। तो मैं कह रहा हूं कि अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके ऊपर आपने ये थीटा बनाया है, ठीक है, वो आप थीटा बनाया विच इज व्हाट बेस। तो ये जो बेस बना है ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा। और ये जो बनेगा, उसे मैं दूसरे ही पेन से बनाने की कोशिश करूंगा। ये बनेगा आपका, ये आपका बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बनेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होता है। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस बन सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक तरीके से जो भी बताना है वो ऐसे बता रहा हूँ कि लेट सपोज करो कि किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस पैरेलली एक्ट कर रहे हैं, विच इज F1 एंड F2। इस केस में आपको इस बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना हो इसका। तो आप F1 प्लस F2 करेंगे। और अगर कोई भी ये दो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो अगर उस केस में आपको रिजल्टेंट निकालना है तो F1 माइनस F2 करेंगे। अब ये क्यों करना है ये मैं आगे आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली में इफेक्ट है जो ये F1 F2 मिलके क्रिएट करेंगे, वो सिमिलर इफेक्ट रिजल्टेंट क्रिएट कर रहा होता है। ये होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो नेक्स्ट हम इसी पे ही आते हैं। कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, जिसमें हमने थीटा बनाया यानी बेस वाले पे, ठीक है। और बाकी आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में बन रहा है विच इज आपका वर्टिकल कंपोनेंट, वो आपका साइन थीटा हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट क्या होता है। तो मैं बुक की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ। बुक में जो कुछ लिखा हुआ है उसे आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या, कौन सा फोर्स होता है, तो बुक कौन सी यूज करना है वो तो आपको पता ही है, एक ही उपाधि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जो सिमिलर इफेक्ट क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे फोर्सेस से कहने का मतलब है कि ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये सारे फोर्सेस मिलकर के जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वो अकेला हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो बुक में जो आपकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स, यानी एक रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है विच कैन रिप्लेस टू और मोर फोर्सेस, जो इन सभी को रिप्लेस कर देगा। बोलेगा नहीं भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, मैं अकेला इस बॉडी पे लग रहा हूँ और जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो इम्पैक्ट मैं इस बॉडी पे क्रिएट करूंगा वो सेम इम्पैक्ट तुम सब मिलके क्रिएट करोगे। तो क्यों ना मैं अकेला क्रिएट करूं तुम सबकी बजाय। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब ये रिजल्टेंट फोर्स हमको जो निकालना होता है, इसके तीन तरीके हैं हमारे पास। एक है आपका पैरेललोग्राम, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ,
पैरेललोग्राम, एक है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और एक है आपका पॉलीगन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसके अंदर पैरेललोग्राम तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, पॉलीगन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को देखते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम लिख रखा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि देखो, अगर यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ उन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगर दो concurrent force simultaneously एक्ट कर रहे हैं, क्या? दो concurrent forces simultaneously यानी एक साथ किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, और वो दोनों के दोनों फोर्सेस को अगर हम पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, माय बैड, ठीक है, अगर दो कंकरेंट फोर्सेस किसी बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं और उन दोनों फोर्सेस को हम पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, देन देयर डायगोनल विल बी द रिजल्ट। बस हमें ये पता होना चाहिए, आगे तो डेफिनेशन जो भी आ रही होगी वो हम समझ ही सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कंकरेंट फोर्सेस, मतलब देयर पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन इज द सेम, कि भाई सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली कर रहे होंगे। और अगर मैं वो दोनों के दोनों फोर्सेस को बोलता हूँ कि भाई तू दोनों पैरेललोग्राम की साइड है, तो फिर कहेगा अगर पैरेललोग्राम की साइड हूं तो बताओ मेरा रिजल्टेंट क्या होगा? तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट जो है वो पैरेललोग्राम की डायगोनल है। क्या है? पैरेललोग्राम की डायगोनल है। तो डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा दो फोर्स हो गया, दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F1। तो अब इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा डायग्राम बना लेते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि यार ये दोनों F1 और F2 अगर पैरेललोग्राम की साइड है तो जो इसका इनके बीच का एंगल, लेट सपोज दिस इज थीटा, तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो विच इज व्हाट? पैरेललोग्राम का डायगोनल, पैरेललोग्राम का, अरे यार तिरछा ही बना दिया, कोई नहीं सीधा बना देते हैं, पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट है ये F1 के साथ लेट सपोज अल्फा बना रहा है, और यहाँ जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है। ठीक है, इसको फिल कर देते हैं कि ये भैया आपका अल्फा बन गया, ये आपका भैया बीटा बन गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं कि यार यहां से अब मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर तो लग नहीं रहा, तो एक काम करता हूं, जाता हूं यहां से, ये एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब लग रहा है परपेंडिकुलर? नहीं लग रहा। अब लगेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जो एंगल है ये सिमिलर थीटा होगा ड्यू टू ज्योमेट्री लॉ। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम ई। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक ट्रायंगल है, अभी इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि सारा काम मुझे यहीं पे करना है, खिचड़ी अब यहीं बनानी पड़ेगी, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। और जो ट्रायंगल मैंने अभी बनाया है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ये है, ये आपका सी है,
ये आपका बी है, ये आपका ई है, ये आपका थीटा है, ये 90 डिग्री। कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10th क्लास में हमने पढ़ा था। अब देखो, ये जो है F2 जो है वो ये वाला साइड होगा F2, बिकॉज पैरेललोग्राम है, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे, तो ये F1 है तो ये भी F1 हो जाएगा। तो ये BC जो है, ये B और C जो है, ये क्या है आपका F2। अब हमें परपेंडिकुलर यानी CE और BE निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CE अपॉन में हाइपोटेनस विच इज F2। तो देन CE क्या निकल के आ गया, CE आ गया आपके पास F2 साइन थीटा। तो ये क्या निकल के आ गया, F2 साइन थीटा। अब निकालना है BE, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज BE अपॉन F2। तो BE किसके इक्विवेलेंट आ गया, F2 cos थीटा। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, F2 cos थीटा। ये कैसे निकाला, इसको नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए, मैंने कर दिया अभी इसको रफ। तो हमने दो चीजें निकाल ली, क्या क्या, बीई और सीई। अब हम बात करते हैं इस बड़े ट्राइंगल पे, क्योंकि हमें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट के लिए ये बड़े वाले ट्राइंगल में है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल अब मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमने कर दिया बड़ा वाला ट्राइंगल ड्रॉ। इसका नामकरण कर देता हूं, नामकरण करेंगे तो ये तो आपका ए है, ये आपका ई है, ये आपका सी है, बिकॉज हमने ये पूरा ले लिया ए ई सी। अब एईसी में अगर आप ध्यान से देखें तो एसी आपका क्या है, रिजल्टेंट, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये क्या है आपका रिजल्टेंट। एई क्या है, एई आपका एई है आपका ए बी प्लस बीई। ए बी क्या है F1, बीई क्या है F2 cos थीटा। तो एई क्या निकल के आ गया, F1 प्लस F2 cos थीटा। सी तो आपका सेम ही है जो यहाँ पे है, विच इज व्हाट, F2 sin थीटा। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज व्हाट, F2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आपका F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, सिंपल पाइथागोरस रूल, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर स्क्वायर हटा दिया, बिकॉज हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो इधर अंडर रूट लग गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं कि मुझे F2 sin थीटा का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर F2 का भी होगा और sin थीटा का भी होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि यार ये हो गया F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा सीन है। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो F1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab 2a क्या है F1, b क्या है F2 cos थीटा, प्लस b का होल स्क्वायर यानी F2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये पूरा मैंने अंडर रूट में लिख दिया, हो गया रिजल्टेंट। अब देखो रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट में अगर आप ध्यान से देखो F2 साइन स्क्वायर थीटा F2 cos स्क्वायर थीटा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। तो हमने बोला यार F2 तो कॉमन निकाल लो, तो F2 स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों मिलके 1 हो गए, तो F2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे F2 स्क्वायर ही रहेगा। तो क्या बच गया, बचा सिर्फ F1 का स्क्वायर, इन दोनों से मिलके F2 का स्क्वायर, और ये 2 F1 F2 cos थीटा। और यहां से आपको मिल चुका है आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, विच इज व्हाट, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस।
अब यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं। क्या क्या कंडीशंस बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन कि एक बार जब थीटा हो 0, एक बार थीटा हो जब 90 डिग्री, और एक बार थीटा हो जब 180 डिग्री। थीटा का केस क्या है कि जब दो फोर्सेस आपस में कोलिनियर हो, कोलिनियर, ठीक है। ये केस बनेगा कि भाई दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 0 है। एक केस जब दो फोर्सेस आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल थीटा जो है वो 90 हो जाएगा। दो फोर्सेस जब आपस में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो हो जाएगा 180। ये हो गया ऑपोजिट, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका कोलिनियर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर, कोलिनियर और अपोजिट भी लिखा सकते हैं, तो उस टाइम आपका दिमाग काम करना चाहिए कि थीटा क्या होगा दो फोर्सेस के बीच का। तो अब बात करते हैं, यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ थीटा की जगह रखोगे 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर 1 होती है तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन रहा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से अंडर रूट कट चुका है, तो रिजल्टेंट बनेगा f1 प्लस f2। चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो फोर्सेस जब उनके बीच का एंगल 0 है, यानी वो कोलिनियर है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं दोनों फोर्सेस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। स्टार्टिंग में बताया था वो, यहाँ मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। तो एक केस हमने रिजॉल्व कर लिया है, तो उस केस का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इस केस में जो रिजल्टेंट है वो होगा भैया f1 प्लस f2। अब हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 की वैल्यू होती है -1। -1 होती है तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा तो इधर साइन माइनस हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास इस केस में, f1 माइनस f2। तो बोला था ना, जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों को माइनस कर दो। तो ये केस भी हमने रिजॉल्व कर लिया है। अब अगला केस क्या है कि थीटा अगर 90 हो, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू सबको पता है, दुनिया को पता है, 0। तो अगर 0 होता है तो ये तो पूरा हिस्सा एलिमिनेट हो गया। क्या बच गया, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। और ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया कि जब थीटा हो आपका 90 डिग्री। अब बात करते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज व्हाट, अगर आपसे बोला जाए कि यार ये अल्फा निकाल के दे दो, यानी रिजल्टेंट का एंगल निकाल के दे दो। तो अगर रिजल्टेंट का एंगल निकाल के देना है तो वो मैं यही बता देता हूं क्या होगा। देखो यहाँ पे आते हैं, ये देखो, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट का एंगल विच इज अल्फा, है ना। ये वाला एंगल, ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये जो है, ये अल्फा है ना। अब इस अल्फा को कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है क्या अल्फा। अल्फा क्या होगा, तो हम बोलेंगे यार टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होता है, यानी टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, f2 साइन थीटा, और बेस क्या है, f1 प्लस f2 कॉस थीटा। तो अगर आपको निकालना हो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा हो जाएगा आपका f2 कॉस थीटा अपॉन f1 प्लस f2 साइन थीटा। देखो यही है, सॉरी मैंने उल्टा ही लिख दिया क्या, हाँ उल्टा ही लिख दिया। इसको करते हैं सही, ये हो जाएगा f2 साइन थीटा, ये हो जाएगा f2 कॉस थीटा। अल्फा इक्वल हो गया टेन इनवर्स ऑफ f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट का एंगल निकल के आ गया। बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स। नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट, डेफिनेशन इज इंपोर्टेंट। बाकी डेफिनेशन
में क्या की पॉइंट्स है वो बताने वाला हूं। इसमें हमें ड्राइव करने की जरूरत है नहीं, फॉर्मूला निकालने की जरूरत है नहीं। सिंपल समझिए कि ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है। ये भी कहता है कि अगर दो कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कैसे, साइमल्टेनियसली किसी बॉडी पर, क्या, जब दो कंकरेंट फोर्सेस किसी बॉडी पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो थर्ड साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में कि अगर यार दो कंकरेंट फोर्सेस किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि डायग्राम से समझते हैं कि एक ये फोर्सेस F1 और एक ये फोर्सेस मान लो ये वाला मान लो ऐसे, ठीक है, ये F2, ये दो फोर्सेस किसी बॉडी पे कंकरेंट फोर्सेस है, एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो एक्सटेंड करके आगे बाद में हम थीटा बना देंगे। बट अब इनकी जो तीसरी साइड है अपोजिट डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यही है बस हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, और कुछ खास इसमें नहीं है। तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं उसको याद रखना, ठीक है, उससे आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी और समझने में भी, क्या भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पॉलीगन नाम से ही पता चलता है यार बहुत सारे साइड है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि जब बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम ऐसे देखते हैं, जब बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पर क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो साइड है, ठीक है, अगर वो सारे के सारे साइड पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि यार पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड है अपोजिट डायरेक्शन में, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, इसमें कंकरेंट नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब बहुत सारे फोर्सेस साइमल्टेनियसली किसी बॉडी पर काम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फोर्सेस अगर पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ऑर्डर में, तो जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे हम ये रिजल्टेंट है। जैसे कि देखो, ये एक फोर्स हो गया F1, ठीक है, फिर ये एक फोर्स हो गया आपका F2, फिर ये एक फोर्स हो गया आपका F3, फिर ये एक फोर्स हो गया आपका F4। तो मैं कह रहा हूं कि अपोजिट डायरेक्शन में, क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, अरे यार थोड़ा ध्यान से देखना, अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड पॉलीगन को क्या कर रही है? क्लोज कर रही है, वो रिजल्टेंट कहलाएगा। ये है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। डेफिनेशन समझा दिया मैंने, बुक में से भी देख लेना। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, बस मेरे को समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब देखो कि पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस रिजॉल्व कैसे करते हैं, क्या फंडा है उसका। फंडा बड़ा सिंपल है कि हमने बनाया, ये लेता हूं, हाँ, ये बन गया एक, ये गलत हो जाएगा, उसको बैक करते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा यार, समझाने से मतलब है ना। मेरे में ऑप्शन आ नहीं रहा ग्राफ बनाने का, अगर अरे आ रहा था यार, सॉरी मैंने देखा ही। ठीक है चलो कोई नहीं, हमने बना लिया। अब देखो, अगर ये हमारा कोई फोर्स है F1, ठीक है, और ये सब एंगल बना रहा है अल्फा, ये कोई फोर्स है F2 जो यहाँ थीटा बना रहा है,
बीटा। ये कोई फोर्स है F3 जो इस पे एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। और ये मान लो कि कोई फोर्स F4 है जो सम एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, के मान लो, सम के मान लिया है, कुछ भी मान लिया। अब देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है कि यार इन सब के कंपोनेंट निकाल लो। कंपोनेंट क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। तो अल्फा किस पे बन रहा है? इस पे बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा F1 cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा F1 sin अल्फा, है ना। जिसपे थीटा बन रहा होगा, जिसपे एंगल बन रहा होगा, वो बेस होता है, और बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? जो भी फोर्सेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो cos ऑफ दिस एंगल, ठीक है, विच इज अल्फा। तो उसका ये हो गया F1 cos अल्फा, ये हो गया F1 sin अल्फा। अब देखो F2 का करते हैं। F2 रिजोल्व करेंगे, बीटा इस पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा F2 cos बीटा इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा F2 sin बीटा। F3 का देखते हैं, ये इस पे बना रहा है, तो ये हो जाएगा F3 cos गामा, और इस पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F3 sin गामा, F3 sin गामा। F4 का देखो, इधर हो जाएगा F4 cos के, और इधर हो जाएगा F4 sin के, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर मुझे पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है यार रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर इन अंडर रूट। तो पहले हम क्या करेंगे? समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे? सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड कर दो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? F1 cos अल्फा प्लस F4 cos के माइनस F2 cos बीटा माइनस F3 cos गामा। माइनस इसी वजह से क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसी वजह से। इसके बाद समीशन ऑफ वर्टिकल निकाल लो। समीशन ऑफ वर्टिकल हो जाएगा हमारा F1 sin अल्फा, F2 sin बीटा माइनस F3 sin गामा माइनस F4 sin के। ये दोनों इसी वजह से क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आपको पता है, ठीक है। अब देखो हमें F1 पता होगा, अल्फा बीटा गामा पता होगा, हम रखेंगे सारी वैल्यू निकाल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, फॉर्मूले में रख देंगे, रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। और अगर हमें निकालना हो tan थीटा, तो उसके बाद जो भी हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, वो निकाल लेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ये आपको करना ही करना है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो। अब इसके अंदर एक कंडीशन और आता है, वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो कंडीशन ये है, यहीं पे बताता हूँ इसको रफ करके, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो फोर्स मैंने बनाया वो बाहर की तरफ जा रहे थे। अगर ये फोर्स का इम्पैक्ट अंदर की तरफ हो, मतलब कुछ ऐसे, अरे यार क्या बना रहा हूँ मैं अभी, भगवान क्या कर, उनका इस तरीके से इम्पैक्ट हो, ठीक है, अंदर की तरफ उनका इम्पैक्ट है, और ये एंगल बन रहा हो, लाइक सपोज θ1 θ2, दिस इज θ3, दिस इज θ4। तो जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो मैं पहले बता देता हूँ। देखो ये फोर्स किधर की तरफ आ रहा है? इस साइड की आ रहा है। तो ये जो लेट सपोज दिस इज F3, दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज F4। तो F3 जो है वो अब किस में शिफ्ट हो जाएगा? वो इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा। जो F1 है वो किधर आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो F1 इसमें शिफ्ट हो जाएगा। जो F2 है वो किस तरफ आ रहा है? इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। जो F4 आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? बोल रहे शिफ्ट होने से क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा यार देख, अब ये जो F4 है ना, अब वो यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। जो ये F1 है ना,
F2 है वो अब यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो वो जो पुराना कंडीशन मैंने आउटसाइड वाला निकाला तो वो ऐसे बना सकते हो। और ये जो F1 है वो यहाँ ऐसे आगे, तो F1 ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ये F3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया, F3 ऐसे बाहर की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो तुम ऐसे सोच सकते हो। सोचने के बाद अब बता देता हूँ अगली पॉइंट। इसमें सभी के सभी पॉजिटिव बनेंगे, दो ही कंपोनेंट होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों पॉजिटिव बनेंगे। इस वाले में साइन थीटा पॉजिटिव बनेगा, इस वाले में कॉस थीटा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और इसमें तो दोनों ही नेगेटिव बनते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें क्या दोनों ही बनेंगे यार? देखो मैं भूल गया, इसमें साइन थीटा भी नेगेटिव बनेगा, कॉस थीटा भी नेगेटिव बनेगा, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव बनेगा, इसमें सारे पॉजिटिव बनेंगे, इसमें कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव आता है। तो कहने का प्राय ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि फोर्स कौन से क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ रहा है और हम कौन सा कंपोनेंट किधर बना रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट में आपको मदद मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं, छोटा सा बना के दिखा देता हूं, ठीक है, कि ये मेरा F3 है, ये मेरा F4 है, ये मेरा F1 है, ठीक है, ये मेरा F2 है, ठीक है। अब देखो मैं ये भी बोल दे रहा हूं कि ये मेरा θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है। सॉरी माय बैड, ये θ1, ये θ2, ये θ4, ये θ3। अब देखो ये जो F3 है वो किधर की तरफ आ रहा है? F3 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, ये है सेकंड, ये है फर्स्ट, ये है फोर्थ। तो F3 आ रहा है थर्ड कंपोनेंट की तरफ। थर्ड में देखो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं? दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और तो F3 इधर आ जाएगा, आपका F3 इधर बन गया, ठीक है। अब ये F3 हो गया। अब देखो F1 इधर हो गया, यहां बना रहा हूं ऐसे। अब यहां ये F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, और ये आपका F4 हो गया, ठीक है। भगवान करे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाया मैंने, ठीक है। अब θ1, θ4, θ3 को आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि आपको शिफ्टिंग समझ में नहीं आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबके कंपोनेंट लिख लीजिए। आपको लग रहा है कि F3 है इधर जा रहा है तो आप ऐसे लिख लीजिए कि ये मेरा F3 बन गया। क्या बन गया? F3 cos θ3, और ये बन गया आपका F3 sin θ3, ये बन गया, ये दो चीज बन गया आपका। अब देखो मैं आपको जो की पॉइंट है वो बता देता हूँ। ये अपने F2 बनाया, ये θ2 बना, तो इधर क्या बन गया? F2 cos θ2, ठीक है। और इधर बन जाएगा आपका F2 sin θ2, ठीक है। तो आपने F3 F2 को रिजोल्व किया, अब F1 को करते, इधर हो जाएगा F1 cos θ1, और इधर क्या हो जाएगा? F1 sin θ1 हो गया। F4 इधर है, ये हो जाएगा F4 cos θ4, और इधर क्या हो जाएगा? F4 sin θ4, ठीक है, बन गया। शाबाश। अब हम करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी सारे cos थीटा। अब ध्यान से देखो बहुत अच्छे से, F1 cos θ1 ये ना पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? बिकॉज F1 जो है वो पहले वाले क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। पहले वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। बस ऐसे सोच लो, जब ऐसा केस आए तो वो मैं समझा रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? F1 cos θ1, ऐसे समझा रहा हूं कि ये फोर्स किस तरफ जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, अब वैसे भी लॉजिकली समझा देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये इधर बन गया F1, ये इसका θ1 इस पे बन गया, तो ये बन गया F cos θ1, तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव हो गया।
और वहीं पर ये जो F3 है ये किधर आ जाता, इधर आ जाता, तो ये इधर बन जाता इसका F3 cos थीटा 3। तो ध्यान से देखो, जो भी आप पॉजिटिव ले रहे हो ना वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो भी आप नेगेटिव ले रहे हो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है समझने के लिए। तो ये F1 cos थीटा 1 पॉजिटिव होगा, F4 cos थीटा 4 पॉजिटिव होगा, और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस F3 cos थीटा 3 माइनस F2 cos थीटा 2। बिकॉज हम इन दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे थे, इन दोनों को नेगेटिव कंसिडर कर रहे थे, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा किस केस में हो जाएगा, जब फोर्स अंदर की तरफ आ रहा हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो बुक में दोनों तरह के न्यूमेरिकल होते हैं। तो अब लास्ट पॉइंट जो हमको समझना है वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या है भैया, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कह रहा है कि भाई मैं तुझे कहीं नहीं भागने दूंगा, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें कोई भी बैलेंस्ड फोर्स नहीं होता, कोई भी बैलेंस्ड फोर्स नहीं होता है। उल्टा ही बोल दिया, उल्टा ही बोल दिया, उल्टा ही बोल दिया है। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता। अनबैलेंस फोर्स कौन सा फोर्स होता है, हम चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं अनबैलेंस फोर्स की वजह से। बैलेंस फोर्स होगा तो हम अपनी जगह पे बने रहेंगे, ना आगे घूमेंगे ना पीछे घूमेंगे, ना आगे ना बाएं ना दाएं, कहीं नहीं जा सकते। तो हम अनबैलेंस फोर्स की वजह से मूव करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन मतलब कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, यानी उनका कोई भी बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, सीधा सा है कि लेफ्ट में जितना इंपैक्ट क्रिएट होगा उतना ही इंपैक्ट राइट में भी क्रिएट होगा, जिस वजह से बॉडी अपने स्टेबल कंडीशन में बनी रहेगी। ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 3 कंडीशन जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, summation of all the vertical component of the forces is 0, and summation of all the moment of the force at a point is 0। यानी सभी फोर्स का जो हम मोमेंट निकालते हैं उसका जो हम सम करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसका सम, तो वो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलने वाला है। तो ये हमारा क्या कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। मतलब बॉडी को हम घुमा नहीं सकते हैं मोमेंट से, हॉरिजॉन्टल में हम हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करा सकते, वर्टिकल में हम वर्टिकली मूव नहीं कर, यानी किसी भी तरीके से बॉडी पूरी बैलेंस रहने वाली है, अनबैलेंस नहीं रहने वाली। और उसका एक सीधा साधा उदाहरण है हमारा लेमिस थ्योरम। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है, लेमिस थ्योरम कहता है कि भाई अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस, क्या कह रहे हैं, 3 कोप्लेनर फोर्सेस किसी बॉडी पे, कोप्लेनर कंकरेंट एक ही बात है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे ये एक फोर्स एक्ट किया, ये एक फोर्स एक्ट किया और ये एक फोर्स एक्ट किया। ये F1 मान लेते हैं, इसको हम F2 मान लेते हैं और इसको हम F3 मान लेते हैं। इसको हम एंगल अल्फा का नाम देते हैं, इसको हम एंगल बीटा का नाम देते हैं और इसको हम एंगल गामा का नाम देते हैं। तो कह रहा है अगर 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनी हुई है, तो सभी फोर्सेस जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे उनके साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। मतलब F1 जो होगा वो होगा साइन ऑफ द रिमेनिंग टू फोर्सेस विच इज F3 एंड F2 के बीच का एंगल विच इज साइन अल्फा, एंड F2 क्या होगा, F2 होगा प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F3 विच इज गामा, एंड F3 क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन दी F1 एंड F2, तो साइन बीटा। तो ये लेमिस थ्योरम हमको कहता है। इसके बेस पे 2 2 4 2 6 है, 5 कंपोनेंट आपको गिवन होंगे, छठा आपको निकालना होगा। या किसी भी तरीके से आ सकता है कि इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो कंपैरिजन करके भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है,
तो अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पे, एक एक करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, जो भी बताया मैंने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे मैंने बताया, उसे नोट डाउन कर लेना। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और आपको आसानी होगी समझने में। तो वीडियो को शेयर कर देना, बाकी दोस्तों तक पहुंचा देना अपने, ठीक है। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, करते तो हो नहीं तो कोशिश करना कर दो।